हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़िशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे निर्णय समीकरण के बारे में, जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे आपको न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसी से आएगा। चलिए, तो अभी तक जो हम लोगों ने बात किया है लेक्चर नंबर 4, और एक लेक्चर अलग से डाला गया है इसी प्लेलिस्ट में लॉग के बारे में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लॉग के बारे में लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें और लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लें, फिर आप लेक्चर नंबर 5 में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं निर्णय समीकरण के बारे में। निर्णय समीकरण, देखिए जो निर्णय समीकरण होता है, तो चलिए कुछ टॉपिक के बारे में जो पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात कर लिया है उसे थोड़ा बेसिकली बात कर लिया जाए। तो देखिए, आपने ई सेल के बारे में पढ़ा है, आपने ई नोट सेल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ई सेल को कहते हैं सेल का इलेक्ट्रोड विभव, और इसको कहते हैं सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। चूँकि नॉट लग गया तो ये मानक आ जाता है। ये दोनों सिंबल का ज़रूरत अभी पड़ने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जो निर्णय समीकरण होता है वो होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू, अब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे Q आता है। Q को कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। Q नहीं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं Kc, और Kc आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। इसको कहते हैं साम्यावस्था स्थिरांक, इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है हम Kc इस्तेमाल करेंगे, और Kc में जो लगता है वो लॉग लगता है। देखिए, अभी हमने कहा था कि लॉग का यूज़ होगा, तो यहाँ पर लॉग का यूज़ होगा लॉग Kc। ये जो समीकरण है यही समीकरण कहलाता है निर्णय समीकरण। ई सेल के बारे में आप जानते हो कि ई सेल क्या है, तो ई सेल है सेल का इलेक्ट्रोड विभव। ई नोट सेल क्या है, तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ आपका वैल्यू है 2.303 R, है ना। अब ये R क्या है, तो R जो होता है वो होता है गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है जो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वो 3.14 पुट करेंगे। इसके बाद T है, T से ताप होगा, और यहाँ हमेशा ताप जो है आपका 298 केल्विन होगा, 298 केल्विन। ठीक है, और N से इलेक्ट्रॉन की त्याग या ग्रहण की संख्या। क्लियर बात हो गया, इलेक्ट्रॉन की त्याग या ग्रहण की संख्या। और F जो होता है वो होता है फैराडे स्थिरांक, और इसका वैल्यू होता है 96487, जिसको अप्रोक्सीमेट में लिखा जाता है 96500, जिसको 96,500 आप कह सकते हो। ठीक है, ये आपको फिजिक्स में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि फैराडे स्थिरांक का वैल्यू होता है 96,500 होता है। ठीक है, ये आप वैल्यू ऊपर से नीचे तक एक बार देख लीजिए। R क्या होता है, गैस स्थिरांक, और गैस स्थिरांक का वैल्यू 8.314 आपको रखना है। क्लियर बात। T से ताप, है ना, और ये ताप का वैल्यू क्या रखना है, 298 केल्विन रखना है। और N से, तो N क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने की संख्या होती है। और F क्या होता है, ये फैराडे स्थिरांक होता है। क्या होता है, फैराडे स्थिरांक होता है।
और इसका वैल्यू होता है 96487 96,487, जिसको अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं 96,500। अब ये सारा वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन जिसको नर्नेस समीकरण कहते हैं उसमें हम लोग पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, पुट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, क्लियर है? देखिए, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या होता है 2.303, यही होता है ना? बिल्कुल होता है ना? ध्यान दीजिए। फिर क्या है आर, और आर का वैल्यू बताइए क्या पुट करना है? तो आर का वैल्यू पुट करना है 8.314। फिर क्या है टी का वैल्यू 298 केल्विन, है ना? और यहाँ पर जो है लॉग के सी वो अपनी जगह पर रहेगा, लॉग के सी। और नीचे में जो पुट होगा, एन का वैल्यू पुट नहीं करना है, एफ का वैल्यू पुट करना है 96,500। क्लियर है? सारे वैल्यू को हम लोग ने पुट कर दिया। हम लोग ने क्या किया कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314। 8.314 किसके जगह पुट हुआ है? तो ये आपका आर की जगह पुट हुआ है। अब फिर क्या है, टी है, टी से ताप होता है, उसकी जगह पे हम लोग ने पुट किया 298 298, चूँकि टी का वैल्यू जो होता है वो 298 केल्विन होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए लॉग के सी अपनी जगह पर रहेगा और एन अपनी जगह पर रहेगा। एफ की जगह पे वैल्यू पुट होगा कितना, 96500 96,500। अब ये जितने भी वैल्यू हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे वैल्यू इनको हम सॉल्व करेंगे, है ना? सॉल्व करने के बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, है ना, 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, इतना आएगा। अब आपको क्या करना है, ये एक तरह से आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है। करना क्या है, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद ये 96,500 से डिवाइड दे देना है। डिवाइड देने के बाद आप देखो कि 0.059, इसके बाद भी कुछ आएगा, 1 2 कुछ आ सकता है वैल्यू, वो आपको चेक करना है कि इतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं। और आपको नीचे कमेंट में वैल्यू बताना है कि ये वैल्यू आया कि नहीं आया। तो ये हमारा फाइनली वैल्यू आया किसका, फाइनली समीकरण हो गया नर्नेस समीकरण। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग के सी, है ना? तो यहाँ पर जब न्यूमेरिकल अभी हम लोग पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते हैं? ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि ये लेंदी हो जाता है। आप जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो आर का वैल्यू हर क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा, टी का वैल्यू हर क्वेश्चन में, एफ का वैल्यू हर क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसको आसान करने के लिए पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। करने के बाद अब वैल्यू किसका पुट करना है, ई नॉट सेल का, एन का और लॉग के सी का वैल्यू पुट करके आपका ई सेल का वैल्यू निकल जाएगा, है ना? क्लियर है? तो ये ज़रूर आप करें कि इसको कैलकुलेट करके आप इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर इतना आएगा कि नहीं, 0.591, या आपका कोई दूसरा आंसर आता है तो वो भी बताएं कि आपका क्या आता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ये फॉर्मूले में हम लोग बात करेंगे केसी के बारे में कि ये केसी क्या है ना? पहले एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, देखिए अब हम लोग बात करेंगे केसी के बारे में। तो केसी एक्चुअल में है क्या? केसी जो है वो है साम्यावस्था स्थिरांक। और केसी निकालते कैसे हैं? जैसे मान के चलो कि कोई समीकरण है, समीकरण ये है कि ए से बी, है ना? ए अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, बी बना रहा है। सिंपल सा एक समीकरण ले लिए, इसका जब केसी निकाला जाता है
तो हमेशा प्रोडक्ट साइड जिसको कहते हैं प्रतिफल वो ऊपर में लिखा आता है। आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा। तो ये जो होगा वो मोलर सांद्रता में लिखाता है और ये नीचे लिखाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है या ध्यान में नहीं है तो ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो बी को ऊपर में लिखा गया। देखो अभिक्रिया के पहले वाला अभिकारक कहलाता है और अभिक्रिया के बाद वाला प्रतिफल कहलाता है। ये सब जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ना। इसको जो है आपको हमेशा मोलर सांद्रता में लिखना पड़ेगा। तो केसी जब निकालेंगे तो पहले प्रतिफल लिखाएगा ऊपर में, है ना, और वो बड़ी ब्रैकेट में। बड़ी ब्रैकेट क्या होता है? मोलर सांद्रता। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप कह सकते हो कि बी का मोलर सांद्रता है। और फिर जो है प्रतिफल जो अभिकारक है वो नीचे लिखाएगा और अभिकारक का मोलर सांद्रता हो जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि मोल आ सकता है, जैसे 2A आ गया और 3B आ गया, है ना। इसमें जब कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा कैसे निकलता है। तो क्या करना है आपको? पहले तो लिख देना है जो भी है, बी है तो बी को हमने मोलर सांद्रता में लिख दिया और जो इसका मोल की संख्या होगी, ध्यान से सुनिए, जो इसकी मोल की संख्या होगी वो पावर में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा? पावर में, है ना। क्लियर है? फिर बटा दिया। अब इस तरफ वाला लिखते हैं तो बताइए ये कहाँ लिखाएगा? ऊपर में लिखाएगा। क्लियर है? ये दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा आ जाते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और हम लोग वहाँ पे केसी का वैल्यू किस तरीके से रखेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस और प्लस में Cu। ये एक अभिक्रिया है ना। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है ना। क्लियर है? देखिए अगर हम बात करें कि प्रतिफल, तो आप बताओगे कि ये वाला पार्ट प्रतिफल है और अभिकारक के बारे में बात करें तो अभिकारक ये वाला पार्ट है। क्लियर है? देखो जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है, उसी पार्ट को कंसीडर करना है। हम लोग को उसी की ज़रूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। अब ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, अपचयन कहाँ हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? उसके आवेश से पता चलेगा। देखो तो इस पर कोई आवेश है जिंक पर, तो कोई आवेश नहीं है, ना इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना ही अपचयन। इस पर आवेश है, हाँ आवेश है, तो या तो इसका ऑक्सीकरण होगा और या तो क्या होगा? अपचयन होगा। इस पर आवेश है तो या तो इसका ऑक्सीकरण या तो अपचयन होगा, है ना। अब फिर क्या है बताइए? Cu है। दिख रहा है? चमक रहा है ना। थोड़ा नीचे इसको लिख दिया जाए तो यहाँ पे आपका है इसको Zn प्लस Cu2 प्लस एरो, है ना। अब फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा Zn2 प्लस Cu। तो यहाँ पर आपका Zn2 प्लस है, मतलब इस पर आवेश है, तो मतलब इसका या तो ऑक्सीकरण होगा या तो अपचयन होगा। और कॉपर पे कुछ नहीं है, मतलब इसका ना तो ही ऑक्सीकरण ना तो ही अपचयन होगा। और आप बताइए कि कॉपर का क्या होता है? आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है? तो कॉपर का क्या होता है? जो इस तरफ होता है तो उसका अपचयन होता है और जो जिंक होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। पढ़े हैं ना? बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे जब हम केसी निकालेंगे तो केसी ध्यान दीजिए, इस तरफ पहले प्रोडक्ट साइड लिखते हैं फिर रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, मतलब पहले प्रतिफल और फिर अभिकारक। प्रतिफल में आपका जिंक है और कॉपर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जिंक 2 प्लस, क्या करेंगे? बड़ी ब्रैकेट में। अगर मोल की संख्या होती यहाँ पे 2, 3 जो भी होती तो यह कहाँ लिखा जाता? इसके पावर में लिखा जाता। अब देखिए इस तरफ का काम हो गया। अब हम आ जाएंगे अभिकारक में। अभिकारक में Cu है, Cu क्या है? 2 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका Zn2 प्लस मोलर सांद्रता के अंदर और Cu2 प्लस भी किसके अंदर है? मोलर सांद्रता। ये केसी का वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह केसी निकाल लेंगे। पहले इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे आप एक और अभिक्रिया देख रहे हो। इस अभिक्रिया में क्या है? Cu2Ag प्लस, फिर एरो है, फिर Cu पे 2 प्लस है और 2Ag है। बताइए यहाँ पर अगर हम सिल्वर का पूछें, Ag सिल्वर, तो सिल्वर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे सिल्वर का
अपचयन हो रहा है ना। और कॉपर का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर। तो बताइए Kc निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो पहले प्रतिफल वाला और फिर अभिकारक वाला। प्रतिफल वाला वही लिखेंगे जिस पर आवेश मौजूद है। तो बताओ किस पर आवेश मौजूद है, इस पर कि इस पर, हाँ कॉपर पर है, तो Cu2+ क्या कर देना है बड़ी ब्रैकेट में। इसका कोई मोल हो 2, 3, 4 कुछ मोल आ जाए तो यहाँ पावर में लिख देना। तो इसका कुछ मोल नहीं है, एक्चुअल में 1 मोल होता है, तो 1 को पावर में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए बटा में लिखेंगे, इस तरफ वाला लिखना है जिसको कहेंगे कि अभिकारक वाला लिखेंगे। अभिकारक में Cu लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब इसका ना तो ही ऑक्सीकरण हो रहा है और ना तो ही अपचयन हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे Ag+ के बारे में। तो Ag+ बड़ी ब्रैकेट में मोलर सांद्रता, इसका मोल है हाँ 2 है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, पावर में लिखा जाएगा। इसी तरीके से आप Kc को फाइंड कर सकते हो और न्यूमेरिकल बना सकते हो। तो यहाँ तक नोट कर लें और नोट करने के बाद अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल पर। क्लियर है।